हाय गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो सीटेड ईवीएस का है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन हमारा हाथी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए जो हाथी के बारे में कौन सा सही है। तो हाथी के बारे में मैंने 3 या 4 मिनट का एक वीडियो है, तो अगर आप लोग देखना चाहते हो फर्स्ट रिवीजन के तौर पर तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला आप लोगों को उससे। तो हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी का जो शरीर होता है, मतलब उनकी जो त्वचा होती है काफ़ी मोटी होती है, तो उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और जब वो मिट्टी में या कीचड़ में गंदे मतलब पानी में खेलते हैं तो उससे उनके जो शरीर होता है, उनका जो शरीर होता है उन्हें ठंडक मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ये तो हमारा सही है। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि हाथी जो होता है बहुत कम आराम करता है, 3 से 4 घंटे ही दिन में आराम करता है, वो सोता है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला ऑप्शन है, तीसरे महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो है वो 200 किलोग्राम होता है। ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर ये और ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर थर्ड, ये 3 सही, 2 सही हो गया हमारा। सेकंड वाला तो गलत है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 केजी पत्ते एवं झाड़ियाँ खा लेते। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ 3 सही है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। तो जो मधुबनी चित्रकला है कहाँ की है? बिहार की है। मधुबनी चित्रकला बिहार में एक मधुबनी स्थान है, वहीं से बना है। तो इसके बारे में पहले हम जानते हैं। तो इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। और मधुबनी चित्रकला है, बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा है। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला। तो जो मधुबनी चित्रकला ये तो राजस्थान, सॉरी, बिहार का है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है, बाकी तीनों सही है। तो ए बी सी किस ऑप्शन में है? ये बी सी। तो ये सी डी है, जिसमें डी है उससे हम कट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मधुबनी चित्रकला कहाँ से संबंधित है, किस स्थान से। तो अगर मधुबनी स्थान नहीं दिया गया है, बिहार दिया गया है, तो ही हमें राइट आंसर मारना है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि कोई पंछी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पंछी हो सकता है। तो पंछी के बारे में भी हमने शॉर्ट वीडियो बना रखी है, मतलब कि फर्स्ट रिवीजन के तौर पर। अगर देखना चाहते हो आप लोग, रिवीजन करना चाहते हो तो देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम का नहीं है, जब भी टाइम मिले या उसे जो फास्ट कर लीजिए थोड़ा। ठीक, देखना चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये सब है, मैंने जितनी भी चित्रकला है, पेड़ है, खेजड़ी का हो गया, ओक हो गया, बरगद हो गए, पीपल हो गए, बाघ हो गया, मतलब इन जानवर हो गए, पेड़ पौधे, पंछी, सांप, इन सब के बारे में मैंने फर्स्ट रिवीजन करवाया था ईवीएस का। तो उसमें सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो अगर हम ऊंची डाल पर अपना घोंसला कौन बनाता है इसकी बात करें तो ऐसा कौन करता है? तो कौवा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो मतलब कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में जाकर अपना अंडा देता है। तो वो कौन सा पक्षी हो जाएगा? कोयल हो जाएगा। अब फाख्ता पक्षी की अगर हम बात करें तो जो फाख्ता पक्षी होता है ये कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल का है, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है या तमिलनाडु का? तो जो पोचमपल्ली गांव है ये वहाँ पर साड़ियों की बुनाई की जाती है। तो ये जो पोचमपल्ली ये आंध्र प्रदेश का है और उसी के लिए ये प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली चित्रकला के लिए साड़ियों की बुनाई की जाती है। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये सही है।
यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। ये बरगद की विशेषता है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी न मिल जाए, तो ये भी सही है। और कौन कौन सा हमारा सही था, एक सेकेंड, ये सही था और सी, ठीक। फिर डी ऑप्शन देखते, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो ये सी डी, तीन ऑप्शन हमारे सही। किस ऑप्शन किस में हमारा, ये सी डी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे जो क्वेश्चन है इन सब से इसी प्रकार बनते हैं। अगर हमें पूरी जानकारी नहीं हुई किसी चीज़ के बारे में, मान लीजिए आपको ये नहीं पता है कि हाँ जो मतलब रेगिस्तानी ओक है उसके तने में पानी जमा होता है, तो अभी आप लोग ये गलत कर देते, कहते कि हाय तो पानी तो जमा ही नहीं होता उसमें। तो इसीलिए हमें मतलब जहाँ जहाँ से एकदम फैक्ट वाले क्वेश्चन बन रहे हैं कि हाँ यहाँ से पूरा बन जाएगा, तो अच्छे से पढ़ लेना कि हमारे जो क्वेश्चन हो गलत ना हो। गलत होने के जो चांसेस है बहुत कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अबू धाबी से है। तो अबू धाबी के विषय में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी जो है पेट्रोल से महंगा है। तो ऑप्शन नंबर ये भी सही है, 20 भी सही। यह स्थानीय, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी, ये भी सही है। अबू धाबी की मुद्रा रुपए, मतलब जो मुद्रा होती है वो दिनार कहते हैं, तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, ओ सॉरी, अब ये बी सी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हुए हैं, बैगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफ़ेद, लाल और संतरी, तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काला और सफ़ेद। अब अगला क्वेश्चन हमारा है। अब ये क्वेश्चन देख के आप सोच रहे हैं हाय इतना बड़ा कैसे लगेगा, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, पर नहीं, बस थोड़ा सा समझना है आपको। केवल पढ़ने में जो टाइम लगेगा वही लगेगा, बस सॉल्व करने में 1 मिनट नहीं लगेगा आप लोगों को। अभी देखिए नीचे चित्र 1 से 24 घंटे, जो फर्स्ट चित्र है उसमें 24 घंटे दिखाया गया है घड़ी में, और मतलब जो चित्र फर्स्ट व थर्ड में 2 जानवरों एक्स और वाई सोने की छाया, मतलब यहाँ सेकंड होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, समय छायांकित भाग से दिखाया गया। यक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। तो इस घड़ी में जो ये कोष्ठक बने हुए हैं, वैसे पूरा तो हमारा 24 घंटे का, लेकिन अगर इस हम कोष्ठक की बात करें कि ये कितने टाइम का है, तो एक कोष्ठक 2 घंटा दर्शाता है। एक कोष्ठक जो है वो कितने घंटे को दर्शाएगा, तो 2 घंटे को दर्शाता है। अगर हम फर्स्ट एक्स वाले की बात करें तो इसमें 2 कोष्ठक जो हैं वो छायांकित हैं, तो ये 4 घंटे इसमें हो गया। एक्स जो है कितने घंटे सोता है, 4 घंटे। अब इसमें देखते हैं 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, और वाई जो है 18 घंटे सोता है। अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि एक्स 20 घंटे सोता है, तो एक्स तो 4 घंटे सोता है। पहला ऑप्शन हमारा वैसे ही गलत हो गया, पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्स 18 घंटे सोता है, ये भी गलत है, 4 घंटे सोता है। एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और ये भी वो डी भी देख लेते, एक्स 4 घंटे सोता है। अब यही इतना ही देखकर आपको राइट नहीं मानना है। जैसे आपने यहाँ देखा कि 18 घंटे 20 घंटे, तो ये तो हमारा पहले ही गलत हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ अगर ये जो चौथा ऑप्शन है तीसरे पे होता है कि एक्स 4 घंटे सोता है, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में यही आंसर अगर आप लगा देते कि एक्स 4 घंटे सोता है, तो आगे वाई वाला होगा। तो वाई का है, लेकिन आपको यहाँ भी देखना, यहाँ 20 घंटे दिया गया है ना, और सोता कितना 18 घंटे है। तो इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, जो भी हमारा मतलब ऑप्शन हो उसे बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि मैंने एक कम्युनिटी में एक क्वेश्चन डाला था CDP का, उसमें नहीं दिया गया था। बहुत सारे लोगों ने आंसर किया, लेकिन नहीं जो है वो बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। इससे बहुत सारे लोगों के जो आंसर आए हैं वो गलत आए हैं। तो प्लीज़ आप नहीं वाले जो क्वेश्चन हो उसे ध्यान रखें कि हाँ यहाँ नहीं पूछा गया है, और जब भी ऑप्शन पढ़ें तो उसे ध्यान से पढ़ें, ठीक, और पूरा पढ़ें, आधा ना पढ़ें। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, हमने तुरंत सॉल्व कर दिया, ठीक। मृत सागर क्या है, एक जहरीला
पानी है, मतलब उसके सागर, उस सागर का जो पानी है जहरीला है, तो ये गलत है, नमकीन है उसका पानी। ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है, सही है। ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटा तीव्र गति से आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जो मृत सागर है वहाँ का जो पानी है, जो अदर मतलब ओशियन या सी है, उनकी अपेक्षा इसका जो जल है वो ज़्यादा लवणीय है, सॉल्टी है, ठीक। और मृत सागर में अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम जाए वहाँ डूब के मर जाए तो डूबेगा भी नहीं, ठीक। ये क्वेश्चन देखते हैं हम। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? पहला ऑप्शन है कि विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचना का आदान प्रदान करना। और तीसरा ऑप्शन है कि पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की विस्तृत व्याख्या करना। ये तो पहले ही गलत है। अब वो 3 का बच्चा, आप किसी चीज़ के बारे में उसको व्याख्या करेंगे, मतलब कोई चीज़ आप लेक्चर देंगे तो उसके पल्ले कुछ पड़ेगा ही नहीं, ठीक। अगर कोई चीज़ आप दिखा के बता रहे हो, समझा रहे हो, तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। किसी बाहरी भोजन वाले, ये तो ऐसे ही गलत है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब व्यावसायिक एजेंसी के आप आग्रह करेंगे कि आप आइए, हमें यहाँ की संस्कृति बताइए, यहाँ का भोजन बना के दिखाइए, तो इतना बवाल झवाल नहीं करना है, ये सब नहीं होगा। पहला ऑप्शन क्या था कि विभिन्न भोजन को दर्शाने वाले, एक सेकेंड, चार्ट का उपयोग। अब यहाँ हम चार्ट से दिखाएं या व्याख्या करें या किसी व्यवसायिक एजेंसी को बुलाएं, बच्चे को कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। जब तक बच्चा खुद नहीं देखेगा, खुद नहीं समझेगा, तब तक नहीं। अब मान लीजिए आपकी क्लास में कोई गुजरात से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई केरल से है, ठीक। ऐसा स्कूल है जहाँ कई संस्कृति या कई जगहों से बच्चे आए हैं, तो आपने सभी को कहा कि आपके यहाँ जो खाना बनता है घर से अपनी मम्मी से बनवा के लाइएगा। अब सभी बच्चे जितने प्रकार के उतने प्रकार के भोजन आएंगे। वैसे तो टिफ़िन रोज़ आती है, रोटी सब्जी आती है, लेकिन ऐसा आपने कहा कि जो आपके यहाँ मुख्य है, जैसे हम लोगों के यहाँ दाल चावल तो हमेशा बनता है, और अलग अलग कहीं पर ढोकला, तो कहीं पर वो क्या बोलते हैं, सरसों का साग, मक्के की रोटी, ये सब अलग अलग जगह अलग अलग सब लोग खाना पसंद करते हैं ना। तो जब आपने जहाँ जहाँ के बच्चे बना के लाए, मतलब बनवा के लाए अपने घर से, तो आपने क्या किया, सबको वहाँ बुलाया कि ये यहाँ का बच्चा है और यहाँ का खाना, इनकी जो मतलब यहाँ जो उनके यहाँ जो खाना बनता है वो इस प्रकार बनता है। तो उस प्रकार जब बच्चे देखेंगे, जानेंगे, मतलब वो अपने विचार रखेंगे। मतलब जैसे अब कोई चीज़ है, अगर हम उसे प्रैक्टिकली करके बच्चों को दिखाएंगे या कुछ भी करके, तो उसे ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसीलिए जो हमारा बी ऑप्शन है ये हमारा सही होगा। समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है, अगर समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? अब हमें प्रदूषण पर बल दे रही है, उस कि मतलब प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी चिंता के बारे में। तो हमें इसमें इसको मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सबसे बढ़िया वो होगा आंसर, उसे चूज करना है। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाना। ये तो कोई वो नहीं है कि कहीं से भी चार्ट बना लेगा, किसी से बनवा लेगा, क्या करना है उसको, ठीक। विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। आगे देखते हैं। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। ये थोड़ा सही लग रहा है। किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण। भाषण तो कतई नहीं, भाषण हो गया, व्याख्या हो गया, और उसको चार्ट बनवाना या उसको क्या करना कि कह देना कि उसे लिख कर लाना, तो ये वो नहीं है। अगर आप क्या करेंगे कि जो प्रदूषण समूह परियोजना पर कार्य करें, मतलब आप बच्चों को समूह में बांट दीजिए और कहिए कि आप प्रदूषण के बारे में बता, मतलब उससे
मतलब वो प्रदूषण, उससे वायु प्रदूषण के बारे में आपको बताना है या पता करना है कैसे क्या होता है, मतलब ये चीज़ें मतलब उसे ढूंढना है खुद करके, मतलब लर्निंग बाय डूइंग पे अगर हम काम करवाएंगे बच्चे से तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी। अब समूह में रहेगा तो सहयोग की भावना भी बच्चों में आएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करते हैं। हस्तशिल्प क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, मौखिक मूल्यांकन। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा ईगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? पहला ऑप्शन है पहला और तीसरा, बी है पहला और चौथा, सी है दूसरा और चौथा, डी है पहला और दूसरा। तो हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, ये भी सही है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है हस्तसिद्ध क्रियाकलाप, मतलब बच्चे ने जो हाथ से क्रियाकलाप किया है उसका आप मूल्यांकन करेंगे, और मौखिक जो होगा वो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला और चौथा हमारा राइट आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर दूसरे में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस प्रकार केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और परवलीकरण, मास्टरी लर्निंग, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना, समय का सदुपयोग। तो हमारा क्वेश्चन है कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य, अगर ईवीएस में कोई गृह कार्य दिया गया है तो अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। शालिनी ने कक्षा 4 विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र सिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, अपने साथ पेन और नोट पैड ले जाना। तो अप्रासंगिक पूछा गया है, मतलब जो सही नहीं है और ढूंढना है। तो दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, ये मुझे नहीं लग रहा है कि, मतलब ये लग रहा है कि सही नहीं है। तब डी बी हमारा सही नहीं लग रहा, क्योंकि अगर भ्रमण पे जा रहे हो तो अपनी नोटबुक और बुक ले जाकर क्या करोगे? आपके पास एक पेन होना चाहिए, नोटपैड होना चाहिए कि जहाँ पर आप घूमने गए उसके बारे में जो भी आपको जानकारी मिले उसे लिखें, ना कि पूरा बैग उठा के लेकर जाएंगे कि हाँ भैया हमें जो 1 बजे है वो संस्कृत पढ़ना है और 12 बजे ये पढ़ना है। तो ऐसा कुछ नहीं, हम भ्रमण पे जा रहे हैं तो हमें हमारे पास केवल एक पेन होना चाहिए और एक नोटपैड होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि बिना, जो भी हमारा लीडर है या टीचर है उन्हें बिना सूचित किए हम कहीं ना जाएं, और प्रदर्शन के समय जो हमारी संख्या हो, मतलब जहाँ पर हम मतलब जो जिस स्थान पर घूमने गए अगर किसी चीज़ के बारे में हमें कोई मतलब कोई प्रश्न मन में आ रहा तो उसे हम तुरंत पूछें, ये कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अप्रासंगिक कहा गया था, मतलब जो सही नहीं है। ठीक, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, ये थोड़ा सही लग रहा है मुझे। संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ परिभाषा पे बल नहीं देना है, और बहुत ज़्यादा गृह कार्य मतलब बहुत ज़्यादा अभ्यास प्रश्न देना है, इससे भी कोई वो नहीं। अब इसमें विस्तृत व्याख्या, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर, व्याख्या अगर देने की बात कहीं भी की जा रही तो वो अभी छोटा बच्चा है, आप उसे व्याख्या देंगे तो इधर से सुनेंगे उधर से निकल जाएगा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, तो फ़ायदा क्या है उसे बताने या समझाने से? तो उसे ऐसे कार्य दिया जाए, इस तरह पढ़ाया जाए कि उसे कुछ समझ में आए और उसके लिए फ़ायदेमंद भी हो। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। ठीक, यात्रा के विभिन्न साधनों या विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या, पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके
स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। यह थोड़ा सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो एक सेकंड, अभी एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है। ये जो अभी हम इसका बी बताए हैं, इसका डी होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना, ये हमारा राइट आंसर होगा। और 78 का हम देखें तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो हमारा ऑप्शन इसमें प्रश्न क्या है? कक्षा में प्रश्नोत्तरी, मतलब क्लास में प्रश्न अगर पूछा जा रहा है, मतलब कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई उत्तर दे रहा है, तो इसका सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो इसके लिए जो हमारा सबसे बढ़िया उत्तर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। अब आप प्रैक्टिकली देख लीजिए कि जब भी आप किसी क्लास में रहे हैं, कोई भी क्लास थी आपकी, जब आपसे जैसे आपकी टीचर जो थी कि कोई चीज़ आपको पढ़ाई और फिर प्रश्न पूछने लगी, तो आप जो थे पहले चाहे सुस्त ही रहे होंगे, लेकिन जब प्रश्न पूछा जाने लगा तो आप और ज़्यादा सक्रिय हो गए और आपको मज़ा भी आने लगा क्लास में। तो इसीलिए विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए कक्षा में प्रश्नोत्तरी कराया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, अब हम लोग वैसे तो पढ़ लेते लेकिन दोबारा पढ़ते हैं ऑप्शन। विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, ये नहीं है। अगले स्तर के अध्ययन नहीं। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता, ये मुझे लग रहा है। आगे देख लेते हैं। स्वतंत्र रूप से हस्त सिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें अरे यार तो जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है कि विद्यालय जो बच्चा है उसे विद्यालय के साथ साथ बाहरी जीवन से भी बच्चे को जोड़ा जाए। मतलब एक है ना कि बाहर विद्यालय की चारदीवारी से, विद्यालय की मतलब चारदीवारी, बच्चे को विद्यालय की चारदीवारी के बाहर भी ज्ञान प्राप्त कराया जाए, बाहरी ज्ञान को भी जोड़ा जाए, तो वही इसमें बताया गया है।
प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन है वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष लगाकर अपनी देखरेख के लिए प्रोत्साहन करना, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का ये भी नहीं है, इसमें लट्ठों का भंडारण दिखाना है, कोई वो नहीं। वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे को वृक्ष को लगाकर उसकी देख रेख के लिए प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना, जल के स्रोत के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। ठीक, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को पर्यावरण को सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, विद्यार्थी के वस्तुओं का बोझ कम करना, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो ये तो तीनों ही मुझे गलत लग रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सी डी। ये देखते हैं क्या है, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। पढ़ाई के विषयों की संख्या कम करना, ये कोई उद्देश्य नहीं है। बच्चे का बस्ता कम करना, ये भी कोई उद्देश्य नहीं है। विषय अध्यापकों की संख्या कम करना, ये भी गलत है। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना, संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, कोई चांस ही नहीं है कि भाषण दें और बच्चे को समझ में आए, टंगा। और संबंधित मामलों पर क्विज प्रश्नोत्तरी तैयार करना, विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। अब देखते हैं कौन सा हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, ये क्या है? प्रभावी अधिगम होगा असमानताओं पर बल देने के लिए। ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए विद्यार्थियों को समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने का सुझाव देना अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहुफैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो लिंगहुफैन एक सांप का व्यंजन है। ठीक, तो असम में तो खाया नहीं जाता है, उड़ीसा में भी नहीं खाया जाता, अरुणाचल प्रदेश में नहीं खाया जाता। क्यों? क्योंकि इंडिया का है। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं खाते, होगा कोई खाता होगा, हमें नहीं पता है, लेकिन बाहर के लोग इसे ज़्यादा खाते हैं। जैसे चीन वाले हो गए और हांगकांग के हो गए, ये सब खाते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्योंकि हमारे सांप का तो हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने ही भारत में कई जगहों पर सी फूड्स मिलते हैं, बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे लोग खाते भी हैं। ऑक्टोपस वगैरह हो गया है सब। ठीक, केकड़ा उकड़ा। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल लिपि के बारे में कुछ ज़्यादा जानना हो तो चैनल पर जाएं, 4 मिनट की वीडियो है, उसे देखें और अपना
रिवीजन कर लें। तो पहला ऑप्शन है कि ब्रेल को मोटे कागज़ पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ये तो सही है। उभरे हुए बिंदु होते हैं, यह बिंदु 8 नहीं 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं को पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ाया जाता है, ये सही है। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो वो भी हमारा सही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ किस ऑप्शन में? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व बाहरी शरीर पर बाल होते हुए बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो बच्चे देते हैं, ये तो गलत है, क्योंकि बच्चे मतलब जो जैसे गाय भैंस हो गई तो उनके शरीर पर बाल भी होते हैं और कान भी होते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो अंडे देते हैं, तो ये भी हमारा गलत है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं होते हैं, तो ये भी हमारा राइट आंसर है। कौन सा सही है? ये भी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। अब आप लोग ये बताइए कि मधुमक्खी पालन के लिए हमारे देश में कौन सा राज्य सबसे प्रसिद्ध है? ये ऑप्शन कमेंट करके बताना आप लोगों को। और मधुमक्खियाँ जो हैं किस फूल का रस चूसना ज़्यादा पसंद करती हैं? तो लीची का फूल है। चलिए अब आप लोगों को कल जो मैंने वीडियो डाली थी EVS की, उसमें भी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, पर किसी ने भी नहीं आंसर दिया है कमेंट करके। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग नहीं दिए तो हम बताएंगे भी नहीं। अगर कोई एक जन भी कमेंट किए होते कि हाँ मैम ये होगा, चाहे गलत ही होता, तो मैं इस वीडियो में आज बता देती, पर किसी ने नहीं कमेंट किया है तो मैं नहीं बताऊंगी उसका आंसर। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, तो हमारा सही है। अगर हम अगला ऑप्शन देखें, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ये भी सही है। तो कौन कौन से हमारे ऑप्शन सही हैं? दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या था? मधुमक्खी पालने के लिए सबसे अच्छा जो समय होता है जनवरी और मार्च का होता है, तो ये हमारा गलत है, ठीक। किस ऑप्शन में हमारा है? ऑप्शन नंबर सी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? तो टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी और अंतिम स्टेशन का नाम, अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। तो इसके जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ABCD चारों हमारे क्या हैं? सही हैं। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। किसी भी टिकट बुक कराने, मतलब कोई भी टिकट हो उसके लिए जो जानकारी होगी उसमें क्या है कि टिकट बुक कराने की जो तारीख है, समय है, वो दिया रहता है। यात्रा शुरू करने की जो तारीख है, समय, वो भी दिया रहता है। आप जिस डिब्बे में हैं उसका नंबर, और जो किराया आपका, वो आपका नाम और आपका मतलब एज, और स्त्री हैं या पुरुष, ये दिया रहेगा। ट्रेन का नंबर रहेगा, स्टेशन जहाँ से आप बैठे हैं, जहाँ पर उतरेंगे, सबका उसमें डिटेल रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और आज की हमारी जो क्लास थी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद। और एक बात और, आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। जब कोई क्वेश्चन किया जाए, गलत सही कुछ भी करेंगे तो हमें भी थोड़ा रहता है कि हाँ बच्चों ने पढ़ा और समझा। आप लोग कुछ कमेंट वगैरह करते ही नहीं हैं, कुछ तो बताया करें, शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।